स्टूडेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या चीज और कहां कहां पूछी जाती है। देखिए, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो जनरली इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन जब हम इससे हट करके दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं, तब बनता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया वाला सिलेबस। और इस नए सिलेबस को जब से इसको दोबारा से अप्लाई किया गया है, 2019 में सिलेबस चेंज हुआ और उसमें कई सारी नई तकनीकों को जोड़ा गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहली बार तो आती है यूनिट 5 में। और कौन सी यूनिट 5 में? तो ये हमारा ज्योग्राफी का पेपर होता है जिसमें ये यूनिट 5 के फॉर्म में आती है। ज्योग्राफी हमारे पेपर 1 में पूछा जाता है। पेपर 1 का सेक्शन 2 है जिसमें भूगोल आता है, उसकी भी यूनिट 5, और उस यूनिट का नाम है भूगोल की आधुनिक तकनीकें। यह यूनिट टोटल 30 मार्क्स की होती है, यानी कि कुल इसमें 30 नंबर आएंगे। और उस 30 नंबर के पोर्शन में दूर संवेदन, जीआईएस और जीपीएस जैसे 3 मेजर टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने हैं वो किस प्रकार के होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन होगा 11 नंबर वाला। जब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं तो जनरली हमें 10 से लेकर के 15 शब्दों में अपने उत्तर को पूरा करना होता है। 10 से लेकर के 15 शब्दों में। जब हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो इसे 50 शब्दों में पूरा करना होता है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो इस क्वेश्चन को हमें लगभग 200 शब्दों में कंप्लीट करना होता है। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट। अब दूर संवेदन में क्या क्या आएगा, जीआईएस में क्या पूछा जा सकता है और जीपीएस में क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इन तीनों टॉपिक का जो जनरल करंट अफेयर्स है, हालांकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में करंट अफेयर्स का रिलेशन आ जाता है, यानी कि संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। जैसे रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कोई उपकरण खोजा गया हो, मानचित्रण का कोई नया तकनीक, नई डेफिनेशन डेवलप हुई हो तो वो आप पूछा जा सकता है। कोई उपग्रह जो दूर संवेदन से जुड़ा हुआ हो, भारत का या विश्व के किसी दूसरे देश का, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन तीनों टॉपिक्स में एक चीज कॉमन है, वो है दूर संवेदन, जीआईएस या जीपीएस की परिभाषा। डेफिनेशन इन तीनों की हमें पढ़नी है। डेफिनेशन या फिर हम कह सकते हैं कि इन तीनों का सिद्धांत पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। इसके अलावा इनके घटक पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स। इसके अलावा प्रक्रिया पढ़नी है, इसे हम लोग विधि भी बोल सकते हैं या प्रोसेस। और चौथे नंबर पर आते हैं अनुप्रयोग। तो देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। दूर संवेदन या जीआईएस, जीपीएस, इन तीनों टॉपिक्स में एक ही जैसी चीजें पूछी जा रही है। परिभाषा या सिद्धांत, इनके संभावित घटक, यानी कि एक जीआईएस या जीपीएस प्रक्रिया में कौन कौन से रेगुलर कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, घटक इस्तेमाल होते हैं। प्रक्रिया है क्या, दूर संवेदन किस प्रोसेस से संपन्न होता है, उदाहरण के माध्यम से बताइए। जीपीएस प्रक्रिया कैसे काम करती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। या जीआईएस प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये आपको प्रक्रिया में बताना होगा। इसके अलावा अनुप्रयोग, यानी कि इनका इस्तेमाल, उपयोग बताना है। महत्व क्या है, जीपीएस के द्वारा हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जीआईएस के द्वारा क्या अनुप्रयोग पूरे होते हैं, दूर संवेदन द्वारा कौन से अनुप्रयोग पूरे होते हैं, ये इसमें पूछा जाता है। ज्यादातर अनुप्रयोगों वाला जो सेक्शन है ये हमारा 11 मार्क्स के लिए जाता है। 11 मार्क्स का क्वेश्चन अनुप्रयोगों और उपयोगों वाले सेक्शन से आता है। इसके अलावा सिद्धांत से रिलेटेड या घटक से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर में कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। अब जीआईएस, जीपीएस की तुलना में दूर संवेदन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पेचीदा और अलग है, क्योंकि इसी दूर संवेदन में हमको एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 30 नंबर के लिए हमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। दूर संवेदन जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी आ रहा है, तो 2 टॉपिक हो गए। जीआईएस और जीपीएस पढ़ना यही है। जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे तो परिभाषा, घटक, प्रक्रिया, अनुप्रयोग। जीआईएस पढ़ेंगे तो परिभाषा, घटक, प्रक्रिया, अनुप्रयोग। और दूर संवेदन भी पढ़ेंगे तो परिभाषा, सिद्धांत, घटक, अनुप्रयोग या प्रक्रिया। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। प्रक्रियाएं, घटक, अनुप्रयोग और सिद्धांत के अलावा करंट अफेयर्स की कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ते जाइए। कई बार कुछ अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हाँ, जब से नया सिलेबस आया है तब से 2 बार की मेंस एग्जामिनेशन हो चुकी है, और इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अनुप्रयोगों, घटक और परिभाषाओं वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि बाकी चीजों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो हम छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, ज्यादा फोकस कहां करना है, ज्यादा ध्यान कहां देना है, वो मैंने आपको यहां समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे 30 नंबर होते हैं, और ये पेपर 1 का पोर्शन है, यानी कि फर्स्ट पेपर में ही आ जाता है ये पूरा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजॉरिटी पोर्शन पेपर 1 के भाग 2 के यूनिट 5 में आ रहा है। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेजर टॉपिक, जो पूरी एक 30 नंबर की बड़ी सी यूनिट है, उसका नाम है यूनिट 7। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 3 में यूनिट 7 पूछी जाती है। इस यूनिट 7 का भी जो मापदंड है वो तो उतना ही है, 30 मार्क्स। और इस 30 मार्क्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स में नंबर 1 का टॉपिक है मानव जीवन पर विकास का प्रभाव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 मार्क्स के कैसे बनेंगे, फैक्चुअल कैसे क्वेश्चन होंगे, तथ्यात्मक क्वेश्चन, जिसमें एक लाइन में या 2 लाइनों में आपसे किसी उपकरण के अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। थर्मामीटर क्या काम करता है, जैसे ऑक्सीमीटर कोविड के समय हमने इस्तेमाल किया, किस इस्तेमाल में आ रहा है ना, लाइट पेन का क्या इस्तेमाल है, साइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन क्या होता है, एमिनोमीटर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब अगर 5 मार्क्स में आता है तो फिर वहां प्रक्रिया पूछी जा सकती है, जैसे वॉशिंग मशीन की वर्किंग पूछी जा सकती है, डीसी मोटर की वर्किंग पूछी जा सकती है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, 5 नंबर वाले। अब इस विषय को पढ़िए, मानव जीवन पर विकास का प्रभाव। ऐसा लगता है कि ये किसी निबंध का शीर्षक है, तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि यहां से निबंधात्मक क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, जहां पर हम विकास के प्रभाव को समझाएंगे। सुविधाजनक जीवन हो गया है, समय की बचत होने लगी है, चिकित्सा क्रांति, कृषि विकास, इस प्रकार के कई सारे विकास के प्रभाव समझाते हुए हमें उसे जस्टिफाई करना होगा, यानी कि सत्यापित करना होगा। दूसरा पोर्शन आता है स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। यहां से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का ज्यादातर बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स का आएगा तो वहां पर आपको पॉइंट वाइज आंसर देना पड़ेगा। यदि आप 4 से लेकर 5 पॉइंट्स लिख देते हैं तो काफी ज्यादा सटीक उत्तर आपका बन पाएगा। स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं में लिखना क्या होगा, यहां बताना है कि अगर भारतीय प्रौद्योगिकी कुछ चुनिंदा देशों के तुलना में थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, तो पिछड़ी हुई होने के कारण क्या है, रीजन क्या है, ये अगर आप बता देते हो तो ये टॉपिक पूरा हो जाता है। अब आप खुद देखिए ना, यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है जिसमें आपको विकास के अलग अलग तरीके दिख रहे होंगे। ये पहले आंख जलाई, लालटेन आया, बल्ब आया, आज एलईडी है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसी से संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिमोट सेंसिंग का इतिहास, यानी कि हमें यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का विकास क्रम देखना होगा, विकास क्रम, डेवलपमेंट। और उसके अलावा भारत में रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आपको उदाहरण बताने होंगे, एग्जाम्पल्स बताने होंगे और विकास क्रम। यहां से भी प्रश्न ज्यादातर आता है 3 मार्क्स में, जो संभावना है। इसके अलावा 5 मार्क्स। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम चांसेस है कि 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जाएगा कि रिमोट सेंसिंग की शुरुआत कब हुई, पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था, भारत के रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का नाम क्या था। इस प्रकार के 1 लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा
पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम इतना ज्यादा प्रबल तो रहा नहीं रिमोट सेंसिंग का भारत के संदर्भ में, तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं बनते। लेकिन हाँ, यदि हम भारत में केवल रिमोट सेंसिंग का उदाहरण देखते हैं तो आपको बहुत सारे उपग्रह दिखेंगे, कार्टोसैट, मैटसैट, रिसोर्स सेट, रीसैट, अनुसैट, जुगनू, मेगाट्रॉपिक्स, सरल। तो ये सारे जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, इन उपग्रहों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी चांसेस हैं कि 3 मार्कर क्वेश्चन जो 1 या 2 लाइनों में संपन्न हो सकता है, ऐसा पूछा जाएगा। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग की परिभाषा भी इसी खंड में आ जाती है। अगला टॉपिक है भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन। भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, यहां से रिसर्च सेंटर्स वगैरह पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों वाले टॉपिक में हमारे देश के जो प्रबल अनुसंधान संगठन है, इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ, सीएसआईआर, इसके अलावा आईएसएसी, एसएसी, इन सभी अनुसंधान संगठनों से संबंधित जानकारियां आएंगी। अब जब किसी अनुसंधान संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही बन सकता है। जानकारी कौन सी हो सकती है? सबसे पहले स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्थान पूछा जा सकता है कि लोकेशन क्या है, किस जगह पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके अलावा कार्य पूछा जा सकता है और हो सकता है फुल फॉर्म, क्योंकि काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप 3 मार्कर में जा रहे हो तो इसका जो कार्य है 1 लाइन में लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा सरल है, आसानी से लिखा जा सकता है। यदि 5 मार्कर में हो तो यही सारी जानकारी डिस्क्रिप्टिव मैनर में थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत स्वरूप में लिखना हमें आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर ही बनते हैं। आप अगर पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो ज्यादातर सेगमेंट्स यही रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है भू-स्थिर उपग्रह और प्रक्षेपण यान की पीढ़ियां। भू-स्थिर उपग्रह हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखने वाले उपग्रह होते हैं। ज्यादातर ऐसे उपग्रहों का इस्तेमाल संचार के लिए किया जाता है या फिर प्रसारण के लिए किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकास्टिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इन उपग्रहों का प्रयोग और कहां-कहां हो सकता है, बाकी अनुप्रयोग कौन से हैं, संचालन कैसे किया जाता है, भू-स्थिर उपग्रह की परिभाषा क्या होती है, इनका मुख्य लक्षण क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और यह सेगमेंट भी मैं कहूंगा कि 5 मार्क्स में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो उपग्रहों के बारे में क्वेश्चंस जरूर आए हैं और परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो आप देखिए भू-स्थिर उपग्रहों की परिभाषाएं आएंगी। उसके बाद प्रक्षेपण यान की पीढ़ियां, तो टोटल इसमें 5 जनरेशंस रही हैं। तो अब इन 5 जनरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पीढ़ियों में हम एसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी और क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक तकनीक, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो ये वो 5 जनरेशंस हैं जिन्हें हमें समझना है। अब इन 5 जनरेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। वो पूछ सकते हैं पीएसएलवी का विवरण दीजिए, जीएसएलवी क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर इनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन कौन से हैं, प्रारंभिक अनुप्रयोगों में जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है वो कौन से हैं, परीक्षण के रूप में कौन से प्रक्षेपण यान इस्तेमाल किए गए। तो ये एक डिटेल क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम 50 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पोर्शन होता है जिसमें प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर उपग्रह, प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों के बारे में क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। यूनिट 7 का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को ही रिलेट करता है। और हमें बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, परिभाषा के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पूछे गए, यानी कि प्रक्रिया, विधि, प्रणालियां कैसे संपन्न होती है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है। यानी कि इस टॉपिक को भी पढ़ते समय हमें ज्यादातर क्या करना है, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की चर्चा करनी है। किसकी बात करनी है? अनुप्रयोगों की। अब अनुप्रयोग यानी कि इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। तो वह कौन से क्षेत्र बनते हैं? एक तो है चिकित्सा,
या फिर उपचार कह सकते हैं, कृषि कह सकते हैं, पशुपालन कह सकते हैं, पर्यावरण प्रबंधन इसमें आ जाता है, और औद्योगिक विकास आ जाता है। औद्योगिक विकास। तो ये वो 5 मुख्य सेगमेंट्स हैं या क्षेत्र हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। अब अनुप्रयोग है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज। और इसमें प्रश्नों की कैटेगरी कैसी हो जाती है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के लाभ हानि बताइए, दुष्प्रभाव बताइए, एडवांटेजेस क्या है, महत्व क्या है ये बताइए, तुलना कीजिए, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पॉइंट वाइज लिखना सबसे ज्यादा सरल उपाय है। यहां से अगर देखें तो 3 नंबर के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बड़े कम है। मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो 5 मार्क्स से बने या फिर 11 मार्क्स से बने। अगर यूनिट 7 में 11 नंबर का क्वेश्चन कहीं से पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं, तो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव के बाद अगर कोई टॉपिक आता है तो वो है जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन लगातार 11 नंबर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन होते बड़े सरल हैं क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एकदम नवीन प्रौद्योगिकी है, नवीन तकनीक है। अब अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये नए जोड़े गए टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में और इन टॉपिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा मेंस एग्जामिनेशंस हुई भी नहीं है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बड़े ओवरव्यू होते हैं, सतही प्रश्न होते हैं, आसानी से उत्तर बन जाता है। कठिन इसलिए है क्योंकि इन तकनीकों को हमने अपने स्कूल टाइम में कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार हम भी पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हमें थोड़ा सा कठिन लगता है। जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कहां से आ सकते हैं, विकास क्रम से। विकास क्रम, रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके अलावा पूछा जा सकता है भारत में विकास, रोबोट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डेवलपमेंट इंडिया में किसके द्वारा किया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन से खंड है जहां रोबोटिक और एआई से रिलेटेड रिसर्च संचालित होती है। इसके अलावा उदाहरण, एग्जाम्पल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के एग्जाम्पल। इसके अलावा पूछा जा सकता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ये जो अनुप्रयोग वाला सेगमेंट है, ये वाले सेगमेंट से 11 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अनुप्रयोग वाले सेगमेंट से केवल। क्योंकि इसके अलावा जो प्रकार वगैरह आते हैं, जैसे अगला टॉपिक जो हो सकता है वो है रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के प्रकार। तो आप देखोगे कि भारत में विकास, उदाहरण, प्रकार और परिभाषा या विकास क्रम, यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। अनुप्रयोग केवल एक ऐसा सेगमेंट बन गया है जो कि थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशंस देनी होती है, इस वजह से यहां से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सारे पोर्शंस को आप उतना ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उनको तो एक्सेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाँ अगर एक बार हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि इस पोर्शन से 11 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और पढ़ते हुए हमारा दृष्टिकोण उसी ओर होगा कि 11 नंबर में क्या प्रश्न बन सकते हैं या किस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। अगला टॉपिक आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं, पिछले मेंस भी पूछे गए थे। तो क्लोनिंग जो टॉपिक है इसमें 2 ही तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तो इतिहास के बारे में जिसमें हम विकास क्रम ही लिखते हैं, क्लोनिंग का प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है, किस तरह से प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भारत में क्लोनिंग, ये टॉपिक रहता है। जब हम इसका वैश्विक इतिहास क्रम और विकास क्रम और भारत में क्लोनिंग को पढ़ लेते हैं तो इन दोनों से ही जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं क्लोनिंग के अनुप्रयोग या फिर महत्व। और जब हम क्लोनिंग के अनुप्रयोग या महत्व पढ़ते हैं, उपयोग के कारण पढ़ते हैं, तो वहीं से दूसरा टॉपिक बन जाता है क्लोनिंग के नकारात्मक प्रभाव।
तो सकारात्मक प्रभाव महत्व या अनुप्रयोगों में आ जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव अलग से देखने होते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है अनुप्रयोग और नकारात्मक प्रभावों वाला, यहां से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार के एग्जामिनेशन में भी आप देख सकते हो ज्यादातर क्वेश्चन 5 मार्कर वाले ही बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए। 11 मार्कर जो मैंने आपको बताया उसी सेगमेंट से मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोनिंग भी बायोटेक का ही पोर्शन है, इसलिए हम इसे भी उसी खंड में डाल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है, मेनली ये इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से आ रहा है। इकोनॉमिक्स वाले में इसके ज्यादातर जो क्या बोलते हैं लक्षण है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ते मिलते जुलते हैं, लेकिन क्योंकि पेटेंट राइट्स भी आ जाते हैं और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ता है हमारे पेपर 3 के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है बौद्धिक संपदा अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट कहाँ से आया, इसके अलावा महत्व, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व पढ़ लेने के बाद प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें हम ट्रेडमार्क देखते हैं, ट्रेड ड्रेस देखते हैं, ट्रेड सीक्रेट देखते हैं, जीआई टैग देखते हैं, कॉपीराइट देखते हैं और पेटेंट आता है इसमें। तो इन बौद्धिक संपदा अधिकारों का अध्ययन करना है हमको। इसमें कॉपीराइट और पेटेंट ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड पेटेंट होल्डर के राइट्स या कॉपीराइट धारक के अधिकार जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में आ जाता है ट्रिप्स, ये एक अनुबंध है जो WTO ने बनाया है, और ट्रिम्स ये एक अनुबंध है जो WTO ने बनाया है। तो WTO द्वारा बनाए गए ट्रेड को रेगुलेट करने या नियंत्रित करने वाले इन दोनों समझौतों या एग्रीमेंट्स को हमें अध्ययन करना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहां से आता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन बिरले ही कभी एक आध बार आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन बौद्धिक संपदा अधिकारों से जो बनेगा वो 5 मार्क्स का होगा, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उन 3 नंबर के क्वेश्चन में ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, ट्रेड सीक्रेट यानी कि जो प्रकार है, इन सभी प्रकारों की परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है। महत्व से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो 5 मार्क्स में आने की संभावनाएं ज्यादा रखता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार हुए। इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है हमारा वैज्ञानिकों से संबंधित। इसमें हम भारत के वैज्ञानिकों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि केवल योगदान पूछा जा रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का या भारत का योगदान। भारत का योगदान कैसा होगा, भारतीय वैज्ञानिकों के रूप में होगा, भारतीयों का योगदान। और इसमें बकायदा हमें बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे दी गई है। इसमें 11 वैज्ञानिक है, मतलब लंबी चौड़ी तो नहीं है, केवल 11 ही वैज्ञानिक है, लेकिन बड़े ही महान वैज्ञानिक है। तो उन वैज्ञानिकों की लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में से ही प्रश्न पूछे गए। जैसे कई बार प्रफुल्ल चंद्र रे या APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई या राजा रमन्ना के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें केवल 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में योगदान, और दूसरा उपलब्धियां। बस ये 2 चीजें। किसी भी वैज्ञानिक की जीवनी मत पढ़िए, जीवनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रश्न आना है वो आना है 3 मार्क्स में। अब 3 मार्क्स में आता है तो वहां आपको जगदीश चंद्र बसु का क्या योगदान रहा 1 या 1.5 लाइन में लिखते आना चाहिए। वहां आपको पता होना चाहिए कि CV रमन का क्या योगदान रहा, 1-1.5 लाइन में आप बता दीजिए। प्रफुल्ल चंद्र रे का क्या योगदान रहा, 1-1.5 लाइन में आप बता दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से 3 मार्कर में पूरे 3 नंबर स्कोर कर लेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जिसमें योगदान और उपलब्धियां दोनों आ जाती हैं, यदि हम उसे लिखेंगे तो फिर वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 और 5 के ही क्वेश्चंस इस सेगमेंट से बनते हैं, और वो ही लॉजिकल भी है क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास वैज्ञानिकों के बारे में। और आखिरी टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पुरस्कार, और ये पुरस्कार दोनों सेगमेंट के हैं, यानी कि राष्ट्रीय भी हैं और दूसरे
अंतरराष्ट्रीय भी है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। जब अवार्ड्स की बात चलती है तो केवल 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला तो स्थापना वर्ष, दूसरा कारण क्यों दिया जा रहा है, और तीसरा संस्थान या फिर संगठन का नाम जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इन 3 इंफॉर्मेशन को अगर आप एक्सेस कर लेते हो तो इस सेगमेंट से आने वाले जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो किस सेगमेंट के होंगे, 3 मार्क्स के। तो 3 नंबर वाले उस सेगमेंट को आप आसानी से लिख सकते हैं अगर आपके पास ये तीनों इंफॉर्मेशन थे, स्थापना वर्ष, कारण किस वजह से दिया जाता है, और किस संस्थान या संगठन या समूह द्वारा इसका वितरण होता है। ये इंफॉर्मेशन विज्ञान तकनीकी से संबंधित पुरस्कारों के बारे में लेनी होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित जो अगली यूनिट है वो है हमारी यूनिट 3, सॉरी पेपर 3 की यूनिट 8, 8वीं यूनिट। इस यूनिट को हम लोग ऊर्जा प्रबंधन वाली यूनिट बोलते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये यूनिट है। इस यूनिट में पहला टॉपिक जो सबसे मेजर टॉपिक है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण और व्याख्या। अब इस वर्गीकरण में आपको 2 प्रकार से वर्गीकरण करना होगा, एक तो उपलब्धता के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर हम लोग लिख देते हैं नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन, जबकि प्रयोग के आधार पर हम 2 प्रकार से व्याख्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, परंपरागत और दूसरे गैर परंपरागत। तो अब क्या हो गया है, वर्गीकरण को समझना है। वर्गीकरण में 2 बातों का खास ध्यान रखना है। वो बात क्या है, वर्गीकरण करते समय आपको ध्यान देना है कि पहला आप इन ऊर्जा संसाधनों की विशेषताएं पढ़ें और दूसरा कि आप ऊर्जा संसाधनों के दोष एवं सीमाएं पढ़ें। जब आप विशेषताएं, दोष एवं सीमाएं दोनों को पढ़ लेते हो तो उस सिचुएशन में आप एक नई एबिलिटी ले आओगे, वो होगी इन संसाधनों की आपस में तुलना करना, कंपैरिजन। और ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है जहां से क्वेश्चन आता है। ये वो पोर्शन है जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। साथ ही इसी यूनिट में जो 11 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी इसी पोर्शन से पूछा जाता है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसको याद रखिए, व्याख्या के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। वर्गीकरण तो यहीं तक है, विशेषताएं और दोष व्याख्या के अंतर्गत आ जाता है, तो वो हमें पूरा पढ़ना होगा। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, इन संसाधनों से जुड़े हुए प्रश्न हर बार एग्जाम में आए ही आए हैं। नेक्स्ट होता है नवीन ऊर्जा प्रबंधन की संकल्पना। ये जो नवीन ऊर्जा प्रबंधन की संकल्पना है, इसमें कुछ एक ऐसे टॉपिक आ गए हैं जो पहले हम ऊर्जा प्रबंधन के दायरे में नहीं रखते थे। जैसे देखिए, इसके अंदर एनर्जी सिक्योरिटी आ गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा सुरक्षा आ गया है। इसी के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता भी आ गया है। इसी के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधन मानकीकरण भी आ गया है। तो ये सब थोड़े तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इन सब का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। और ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा दक्षता, इन तीनों से लेकर के हमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने की संभावनाएं सर्वाधिक लगती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाइज पूछ सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा के क्या उपाय हैं, ऊर्जा दक्षता क्यों महत्व रखती है, या ऊर्जा प्रबंधन की क्या चुनौतियां हैं। ये सारी चीजें 5 मार्कर में पूछना ज्यादा तर्कसंगत लगता है। 3 मार्कर क्वेश्चन इधर से थोड़े से कम बनते हैं, लेकिन 5 और 11 के लिए ये कंटेंट आदर्श माना जा रहा है ना। नवीन ऊर्जा प्रबंधन की संकल्पनाएं या नए कॉन्सेप्ट्स यहां से आते हैं। इसके बाद आता है ऊर्जा प्रबंधन की रणनीतियां और संबंधित चुनौतियां। जब हम ये जो नवीन ऊर्जा प्रबंधन की संकल्पना पढ़ते हैं तो इसमें एक और टर्म आ गया है जिसे हम बोल रहे हैं संगठनात्मक एकीकरण। संगठनात्मक एकीकरण, इसमें संगठनात्मक स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कैसे ऊर्जा प्रबंधन कर सकते हैं, उन तकनीकों की चर्चा होती है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसी के अंतर्गत आता है हमारे परिचालन कार्य,
परिचालन कार्य, और उन परिचालन कार्यों में ऊर्जा क्रय, उत्पादन, योजना, नियंत्रण या फिर मेंटेनेंस जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इन सभी को अगर हम लॉजिकल दृष्टि से देखें तो कोई भी ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पर आपको 2-2.5 पेज लिखने को मिल जाए। यानी कि इस पोर्शन से संभावना है कि आपसे 5 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो नवीन ऊर्जा प्रबंधन की संकल्पनाएं थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, यहां से 5 मार्कर क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है ऊर्जा प्रबंधन और रणनीतिक चुनौतियां। ऊर्जा प्रबंधन में हम दोनों स्तरों पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा प्रशासनिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता, प्रशासनिक स्तर पर हमको चाहिए एक अच्छी नीति और कुछ अच्छी योजनाएं, और ये कंटेंट हमारा मेन होगा ऊर्जा प्रबंधन के दृष्टिकोण से। उसके बाद आता है रणनीतिक संबंधी चुनौतियां। चुनौतियां यानी कि बाधाएं, और इस टॉपिक में हमें बताना होगा कि हम ऊर्जा प्रबंधन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊर्जा प्रबंधन ना हो पाने के कारणों को चुनौतियों में रखा जाएगा, रणनीति समझाई जाएगी, और साथ में यह भी बताएंगे कि ऊर्जा प्रबंधन की इतनी अच्छी रणनीति होने के बावजूद भी ऊर्जा प्रबंधन हो क्यों नहीं पा रहा है, वो चुनौतियों के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें संगठनात्मक स्तर की ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो इसमें सभी प्रकार की बाधाओं और दोष या सीमाओं पर चर्चा होगी। और उसके बाद आता है हमारा ऊर्जा प्रबंधन वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पर बात हो रही है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक को इंग्लिश में कहा जाए तो ऑप्शनल होता है, करेक्ट। यानी कि हमारे मूल जो संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, उनके विकल्प में जिनको विकसित करने की कवायद चल रही है, जिनको विकसित करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें हम सौर ऊर्जा को ले सकते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी ले सकते हैं, बायोमास, तरंग ऊर्जा, इसमें रिसाइकलिंग हो सकती है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को ले सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को ले सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को ले सकते हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है, विकास और इनकी भविष्य की संभावना है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत भी पूछा गया है, जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, पवन ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत। तो हम ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से समझाते हैं कि ऊर्जा एक से दूसरे स्वरूप में कैसे हो रही है, और ये चीज 1-1.5 लाइन की है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि यहां से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादातर चांसेस हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, शैल गैस क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, इस प्रकार के 1 लाइनर क्वेश्चंस यहां से आते हैं। बाकी 5 नंबर में पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन समझाइए, या फिर भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की क्या अवस्थिति है। इस प्रकार से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा यूनिट 8 का पोर्शन हुआ, जिसमें से 11 नंबर वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, नवीन तकनीकों और ऊर्जा स्रोतों के वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस 11 नंबर के आते हैं। बाकी सेगमेंट 5 और 3 नंबर में ही व्यवस्थित हो जाता है। तो यह था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने हमारे टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन यानी कि साइंस को छोड़ करके प्रौद्योगिकी वाले पोर्शन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन किन सेगमेंट से आ सकते हैं, किस सेगमेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक सेगमेंट्स के सब टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा डिस्कशन आपको कारगर लगा होगा और आपकी पढ़ाई, आपकी एमपीपीएससी की तैयारी में ये पूरा डिस्कशन एक सकारात्मक सोच को जोड़ेगा। साथ ही साथ ये इस सेगमेंट्स को पढ़ते हुए आप ये महसूस कर पाओगे कि एमपीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स में भी ये सिलेबस इस्तेमाल किया हो सकता है। वहां पर भी नॉलेज तो नॉलेज है, किसी भी एग्जाम में पूछें नॉलेज काम ही आती है हमेशा। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है, उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट्स सिलेबस
क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस उद्देश्य से पढ़ना है और कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करना है, इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर पाया हूं। थैंक यू।